अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। 250 बीसी में, पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरी जो बौद्ध काउंसिलिंग हुई थी वो हुई थी 250 बीसी में हुई थी। पाटलिपुत्र यानी कि पटना में, अभी वर्तमान क्या है पटना, और अशोक के द्वारा हो गई थी। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो जान लीजिए, पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है दक्कन का पठार, जो क्लास 4 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप दूसरा तीसरा चैप्टर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है कोंकण। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? राइट आंसर है 576। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? जिसका राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। साम्राज्य नहीं है, समाजवादी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जी हाँ, इसका राइट आंसर है सचिव का। वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर रहता है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? राइट आंसर है 6 माह। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? चलिए तो इसका सही उत्तर जानते हैं, कालिदास। याद रखिएगा, कालिदास का क्या है? ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम। अजंता, हाँ तब तीनों अलग अलग है, 3 किताबें हैं। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद कहाँ पड़ता है?
राइट आंसर है महाराष्ट्र, औरंगाबाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो इसका राइट आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? इसका राइट आंसर है 19%। अगला प्रश्न, जीव कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अब ये ध्यान रखिएगा, आपसे अगला प्रश्न है आपके लिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? नए नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहर, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। क्योंकि सबसे बेहतर काम यही हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बेहतर काम है शहरों का नाम बदल देना। जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना शहरों के नाम बदल दिए जाए। क्यों? यह हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो अब जितने शहरों के नाम देखेंगे वो सारे के सारे बदल गए हैं और सबसे बेहतर काम है हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए और शिक्षित व्यक्तियों के लिए। क्योंकि आज भी शिक्षित होने के बाद भी हम क्या हैं? अशिक्षित हैं, जब हम ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में कहीं पे भी नहीं है कि हम किसी धर्म का विशेषतर प्रचार प्रसार इस तरीके से करें। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि पूरा भारत धर्मनिरपेक्ष है। तो ये आवश्यक है आपके आने वाले पेपर में कि इन पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और इनके बदले हुए सारे नामों को एक बार एक क्लास में हम लोग देखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है? क्योंकि आवश्यक रूप से 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसलिए हमने कहा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है गोल्फ। इसका राइट आंसर है गोल्फ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगाहन यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी?
राइट आंसर है जयदेव। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? इसका राइट आंसर है चंदेल। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? हरिहरबुक्का ने किया था, राइट आंसर है, लेकिन कब किया था? तो चलिए ये भी जान लीजिए, 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहरबुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था, दो लोग थे। अगला प्रश्न है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, अभ्यारण्य से है। तो अगर जो बच्चे अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्नों को देखे होंगे वो आवश्यक रूप से बता सकते हैं। तो चलिए इसके राइट आंसर जानते हैं, भरतपुर। आप बता दीजिए भरतपुर कहाँ है? रॉन्ग आंसर, भरतपुर आपका उत्तर प्रदेश नहीं है। सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, कुछ गधे पालतू होते हैं और कुछ गधे क्या होते हैं? जंगली होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, कच्छ के रण। कच्छ के रण में पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी, यानी कि कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात। यानी कि जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात। अभी कुछ नहीं कहेंगे। चले आगे। चले अगला प्रश्न, मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? अच्छा, चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर की जीवनी है क्या? मेरा संघर्ष। इंग्लिश में कहते हैं मेन कैंप। मेरा संघर्ष। चलिए अगला प्रश्न, दास कैपिटल किसकी रचना है? पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, रचना से संबंधित। चलिए राइट आंसर जानते हैं, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? बहुत बेहतर प्रश्न, आज के समाज से, आज की सोच से इसी का बदला तो आज लिया जा रहा है ना। देखो, संभल 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 संभल, अब पता चला संभल के नीचे पाया गया मस्जिद। अब कोई बोल ही नहीं रहा है कि संभल 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 और खोदो मस्जिद, अब तो मुंह बंद हो गया है। संभल आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसमें बहुत ही तत्काल का मुद्दा था कि संभल मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, खुदाई शुरू हो गई थी मस्जिद की, और मस्जिद की खुदाई में पश्चात पाया गया तो उसके नीचे मस्जिद ही थी। अब किसी की बोलती नहीं निकल रही है कि खोदो 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 खोदो, और दो चार को खोदो मस्जिद, दो चार को और मस्जिद खोदो, और कहीं वहां पे भी मस्जिद निकल गया तब तुम्हारी जितनी भी रणनीति है क्या हो जाएगी। अब कितना शर्मनाक स्थिति होगी। अब किसी की आवाज नहीं निकल रही है, मीडिया वाले तो एकदम छा लिए थे, संभल संभल संभल, जहां देखो मीडिया पे वही आ रहा था, न्यूज में आ रहा था। अब तो कहीं नहीं, कोई किसी न्यूज में हमने नहीं देखा कि संभल को दिखाया गया कि ले संभल के नीचे मस्जिद है। दो चार कीने चुने कुछ लोगों ने दिखाया। तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र का 4 स्तंभ का एक स्तंभ क्या हो गया है? टूट चुका है, जिसपे जनता को क्या होता है? भरोसा होता है।
उसे कहा जाता है मीडिया, और नया नाम क्या दे दिया गया है? गोदी मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या हो गया है? नेशनल जितने भी मीडिया हैं वो गोदी मीडिया में बदल गए हैं। मोदी जी का गोदी में चले गए हैं मीडिया वाले। जब ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो देश का शासन क्या हो जाएगा? टूट जाता है। ये पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए, और ये शब्द हमें इसलिए उपयोग करना पड़ा क्योंकि आने वाले देश के आप भी क्या है? भविष्य है। तो जब आपको अधिकार मिले नेताओं को जवाब देने का, तो बेहतर नेता को दीजिएगा, और जो काम ना करे ना उसको 5 साल के बाद उठाकर फेंक दीजिएगा कि किसी कचड़े में जाकर क्या हो रहा? पड़ा रहे। ये तभी संभव हो पाएगा जब पढ़े लिखे लोगों की सोच एक होकर एक समान काम करेगी। और ये चीजें क्या है? असंभव है, लेकिन इस असंभव में भी कुछ बेहतर टीचर संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। ओझा सर, वो भी ये मान लीजिए ओझा हैं, जनरल हैं, लेकिन जो विचारधाराएं हैं वो बहुत बेहतर है। खान सर बताओ। नहीं, ओबीसी ही हैं। और देखा जाए तो आपके जो भारत देश की जो सोच है हिंदू राष्ट्र, उनको तो वैसे ही पाकिस्तान भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं सब। खान सर को अब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे? भारत में रहेंगे? हाँ, अफगानिस्तान भेजेंगे। अरे तो हमारी पहले इस सोच को मिटाना पड़ेगा। अच्छा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है। अच्छा, तो इस तरीके से भारत भी दुश्मन था, लेकिन यही दुश्मनी 1947 में काहे नहीं सोची गई? अगर यही सारी चीजें उस समय सोची गई होती और उस समय चिल्लाते कि हम हिंदू हैं मुस्लिम वाले, तुम लोग हटो, तुम लोगों को आजादी में योगदान नहीं देना है, केवल हिंदू लड़ेगा और भारत आजाद हो जाएगा, हो गया होता हमारा देश आजाद है। अब देखो कहीं पे भी, कितने भी तुम यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक देख लो, जहां पर भी देखो हिंदू को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। और इस सोच के साथ क्या हमारा देश एक सुरक्षित रहेगा? ये तो हमारे बैठे हुए राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहिए। हाँ, अगर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा मुस्लिमों को, हाँ तब तो और भड़क जाएंगे। तब भड़केंगे ना। तो अब बताओ, इसी सोच से सोचो कि अगर मान लो, हाँ बताइए क्या कह रहे थे? प्रश्न अच्छा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है इसने, इसलिए हमने कहा कि फिर से रिपीट करो। बताओ। तो यही तो सोचना चाहिए आने वाले युवाओं को, और हमारी सोच में यही चीज सोचनी चाहिए। जिस तरीके से तुमने प्रश्न पूछा कि यदि भारत के मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिया जाए किसी भी तरीके से, तो और भड़क जाएंगे। तो इस स्थिति में भारत क्या सुरक्षित रहेगा या असुरक्षित रहेगा, ये सोचने वाला मुद्दा है। और सर उन लोग एक यूनिटी बना लेंगे, और फिर जितना वो भारत का, अब ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए ना, पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। और पहली चीज है कि वो अगर हमारे देश की आजादी में हिस्सा लिए हैं तो उस समय दिया गया था कि भैया जिसको पाकिस्तान जाना है जाए। आप गद्दार पिक्चर देखे है ना, गद्दार पिक्चर में एक झलक दिखाया गया है, और उस स्थिति में एक छोटी सी हिस्ट्री वहां पे दिखाई गई है, और देखिए कितना दर्दनाक मंजर था। और आज हमारे भारत में इतनी जनसंख्या, अगर 20% भी मान लिया जाए मुस्लिम की, तो इस जनसंख्या के साथ अगर हम इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हुए अपने आने वाले पीढ़ी को जो सोच के साथ डेवलप कर रहे हैं, तो आने वाला समय हमारा देश क्या होगा, ये सोचने का मेन मुद्दा है। भारत की जनसंख्या छोड़ो ना, ऐसे ही भारत सारे तरफ से घिर चुका है, और सबसे बड़ा है कि तुम्हारा दो दुश्मन देश तो ऐसे ही है,
एक दुश्मन को और भी बढ़िया ताकत दे दोगे, पाकिस्तान। चीन तो सारे तरफ से घेरा ही है। इसके बाद क्या होगा, कहां जाएगा हिंदू राष्ट्र? इस पे लोगों को सोचना चाहिए, क्या वास्तव में हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। हर शिक्षित व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर शिक्षक को सोचना चाहिए। और हमारे नेता तो ऐसे हैं, इतने महान हैं, जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इस शब्दों का हम हमेशा उपयोग करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले भविष्य के साथ हम नहीं खेलना चाहते हैं। क्योंकि आप जो बच्चे हैं, आने वाले भविष्य की कमान संभालने वाले हैं। अगर आपके सिस्टम इस तरीके से आपके मानसिक में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, तो आने वाला जो देश होगा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अब एक छोटे से शब्दों में जो प्रश्न पूछा है, उसी का एक उत्तर सोच के देखो कि कितना दर्दनाक मंजर होगा और भारत की क्या स्थिति होगी। तो अगर आप शिक्षित हैं तो गलत पे आवाज उठाने का आपका हक बनता है। आप अपनी बात को रखिए, मारा पीटी नहीं करना है कि लाठी लठौल और ईटा पत्थर लेके, वो अशिक्षित लोग करते हैं। गाली गलौज अशिक्षित लोग करते हैं। पढ़े लिखे लोग ना ही गाली गलौज करेंगे और ना ही मारा पीटी करेंगे, वो तर्क करेंगे। और तर्क की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ये आवश्यक है। आप सोचिए कि नकारात्मक चीजें क्या है, सकारात्मक क्या है, सही क्या है हमारे देश के लिए और गलत क्या हो सकता है हमारे देश के लिए। अगर इतनी बुद्धि काम करने लगी आज से, तो आने वाले जब युवा बनोगे ना, 20-22 साल 25 साल का, तो जिस समय अपना कमांड संभालोगे आप जिस भी प्लेस का, उस प्लेस में बेहतर रन करके दिखाओगे, उस क्षेत्र का बेहतर विकास करके दिखाओगे। कोई भी फील्ड हो सकता है, आज के लोगों के जैसा नहीं। आज के देखो सरकारी कर्मचारियों की क्या हालत है। वो काम कराने के लिए लोगों को, मजदूरों को पैसा देना पड़ता है। कोई भी अधिकारी ऐसा है, गिने चुने कुछ, अगर 100 लोग हैं तो उसमें 2-4 लोग हैं जो ईमानदार हैं, बाकी 98% लोग हैं, 98 लोग हैं वो बेईमान हैं। तो डेवलप ये नहीं रखता है, ये सोच नहीं रखती है कि तुम कल जाकर गवर्नमेंट जॉब ही करो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी क्षमता हो ना कि तुम और भी लोगों को अपने साथ जीविका आजीविका चलवाने की क्षमता रखो। किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास पढ़ाई है, लिखाई है, जब कुछ सब कुछ है, शिक्षित हो, बेहतर शिक्षित हो, तो तुम बेहतर समाज का निर्माण करोगे। इसलिए बेटा, हर चीज करते हुए जो उम्र है ना बड़ी, ये जो अनोखी उम्र है, ये फिर वापस नहीं आने वाली है। लेकिन इस उम्र में हमें सब कुछ करना है। लेकिन सबसे बेहतर काम हमारे लिए क्या हो सकता है? पढ़ना। हम ये आपसे नहीं मना कर रहे हैं कि आप खेलिए मत, आप मस्तियां मत कीजिए। अगर आज मस्ती नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ौती में मस्ती करेंगे? देखे हैं, अभी युवा होंगे, 25-30 साल के होंगे, इतनी जिम्मेदारियां हो जाएगी ना। अब हम लोग का हालत देख लो, इतनी जिम्मेदारियां होती है कि टेंशन में दिनों रात दिमाग चलता रहता है। केवल वही 5 से 7 घंटा जब सो जाए ना, तभी दिमाग रहता है कि स्थिर है, अन्यथा उठते ही टेंशन हो जाता है कि यार ये करना है, वो करना है। अभी तो आपके पास टेंशन नहीं है ना, तो बस एक ही टेंशन है, पढ़ना। खुल के पढ़ो, मस्ती के साथ, पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए, कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, इतना बेहतर सीढ़ी बनाना है कि आने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं ना, उस हमारे पीछे चले। तुम किसी पीछे नहीं चलना है, तुमको किसी के पीछे नहीं चलना है, तुम्हारे पीछे लोग चले, ये लाइफ में गोल बनाओ। चले हम अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न। हम लोग जब छोटे थे, आज 7th 8th में थे, तो ये चैप्टर एक आया था अभयारण्य वाला। एनसीईआरटी का बुक देखोगे ना, तो हम लोग अपने में नामकरण ही कर लिए थे।
और आज भी वो नाम फेमस ही रहती है। आज भी वो, उसको हम उसी नाम से कहते हैं, वो हमको उसी नाम से कहता है। हम काहे बताएं, काहे बताएं? जब अपना नहीं बता सकते हैं तो उसका काहे बताएं? किसी का सर? क्या जवाब है सर? चलिए दिमाग लगाते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है काजीरंगा। काजीरंगा अभयारण्य राइट आंसर है। तो आप ये बता दीजिए कि ये है कहाँ काजीरंगा? चलिए, तो राइट आंसर है असम। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में। चलिए अगला प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? अभी भी रिपब्लिक डे मनाए हो आप लोग, तो बताओ रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, प्लूटो। प्लेटो नहीं लिखा है, प्लेटो। इसका राइट आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न है, तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, 1398। राइट आंसर है 1398। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? राइट आंसर है 1928। 1928 में हॉलैंड में किया गया था, और किस नाम से था? तो एम्स्टर्डम था। एम्स्टर्डम के नाम से कहा गया था, और एम्स्टर्डम जो है हॉलैंड में है, वहीं पे क्या किया गया था? ओलंपिक में शामिल किया गया था किसको? हॉकी को। समझ में आया? याद रहेगा कि भूल जाओगे? ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब सम्मिलित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? 1928। और जगह क्या था? हॉलैंड। हॉलैंड का कौन सा शहर था? एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न चलते हैं, शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया? राइट आंसर है सासाराम, बिहार। अच्छा, चलिए तो अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वेरी गुड, राइट आंसर है चैडविक। अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है भारी पानी और ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अगला प्रश्न, आईसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो चलिए इसका राइट आंसर है 1948। अगला प्रश्न है, अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं?
तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर सरोद। यंत्र है, वाद्य यंत्र है। जब वाद्य यंत्र देखोगे तो उसके लिए बड़ा सा एलईडी चाहिए था ना, दुर्भाग्य है, इसीलिए हम लोग इसी से काम चला ले रहे हैं। इसको एलईडी बना दिया जाए। तो इसको आप जो घर में संसाधन उपयोग करते हैं ना फालतू की चीजों को देखने के लिए, यूट्यूब, मोबाइल उपयोग करते हैं ना, तो उसका उपयोग इस प्रश्न को ढूंढने के लिए गूगल से कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेरी गुड, जोग गोरसप्पा। कहाँ है, किस नदी पर है? चलिए, शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। ठीक है, इसका राइट आंसर है कि शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। नाम जाने लिए क्या है, जोग गढ़सप्पा, जोग कहें या गढ़सप्पा कहें। अगला है, चंद्रमा के पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? चलो लगभग अगर दे दिया जाए तो यहाँ पे देख लेना, 84 कहीं देता है, कहीं 85 देता है, कहीं 86 देता है, तो हमारे में दे रहा है 85। लगभग जब कह दिया जाए ना तो 84, 85, 86 के ही अंदर ही होगा, लगातार तीनों नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चले अगला, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न, भारत में सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक। किस नाम से जानी जाती है? कोलार की खान। किसकी खान? कोलार की खान, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, रॉन्ग आंसर, गलत आंसर, गलत। चलिए राइट आंसर है 12। अनुसूचियां कितने हैं? 12 है। भाग कितने हैं? 22 है। अनुच्छेद कितने हैं? 300 कुछ है, 395 करीब है। अगर आर्टिकल वार्टिकल जोड़ दिया जाए तो 400 से ऊपर चले जाते हैं। हाँ, है ना, तो नया नहीं है। संविधान में जो अनुच्छेद थे उतने ही हैं, लेकिन उस अनुच्छेद में 90A, 90B, 93 ऐसे करके जोड़ दिया गया है। अलग अलग अनुशोधन, कम से कम 100 से लगभग 100 से ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी गुड, 8 मिनट 3 सेकेंड। अगला प्रश्न, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी गुड, हीरा। अब बता दो पन्ना है कहाँ? चलो पता कर लो, मध्य प्रदेश है। चले जाओ मजदूर बन के। अगला प्रश्न चुरा कर लेकर आ जाओ तब ना। अगला प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? वेरी गुड, मिस्र। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए तो आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, घना देश का पुराना नाम क्या है? तो चलिए राइट आंसर जानते हैं, गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। अगला, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, तबला। अमेरिका की खोज किसने किया था और कब किया था? राइट आंसर है कोलंबस। 1492 में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। वो आया था भारत को खोजने, चला गया कहाँ? अमेरिका। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, 1896 का अधिवेशन जो हुआ था, पहली बार 1896 में वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन। राइट आंसर है एल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है ओलिवर और विलियर राइट बंधु। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हार्ट ही बदल दिया। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, डॉक्टर क्रिश्चियन वाइडर। कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिणी अफ्रीका। अगला प्रश्न, सात पहाड़ियों का नगर सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? ये कौन सा देश कहलाता है? देश होना चाहिए यहाँ पे। कौन सा देश कहलाता है? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, रोम। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है? तो रोम कहलाता है। अगला प्रश्न, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? चलिए तो इसका राइट आंसर जानते हैं, 22 मार्च 1957। चलिए अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की? राइट आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान डिग्री सी की कमी हो जाती है, डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? राइट आंसर है 165 मीटर पे। 165 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? राइट आंसर है शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है?
विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक ऑफ एसबीआई। राइट आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिसके कर्मचारी इतने बेहतर है कि सुबह जाओगे पैसा निकालने तो शाम हो जाएगा। चलिए अगला, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? राइट आंसर है थाईलैंड। उन लोग का लॉन्च होता है तो कहीं लॉन्च हो गया है तो पता चलेगा कि क्या सर्वर नहीं आ रहा है। यही तो हाल है। ढेर दिन से चल रहा है, तब तो सुधर जाना चाहिए ना। 10 साल तो हो गया ना, 11 साल चल रहा है। कोई सुधारेगा नहीं तो सुधरेगा। तो झूठ मूठ के चिल्लाने से क्या फायदा है। चले, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? वेरी गुड, चिपको आंदोलन। अब रहने देते हैं, इसी के साथ इसको क्या किया जाए, बंद किया जाएगा और फिर देखा जाएगा अगले क्लास में आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए बाय बाय। सब जय हिंद, जय भारत, जय भारत।